नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्शन टरबाइन का पार्ट 2, दैट इज़ द कैप्लन टरबाइन और उससे संबंधित चीज़ें। ठीक, देखिए कैप्लन टरबाइन क्या होता है। कैप्लन टरबाइन भी एक प्रकार का रिएक्शन टरबाइन ही है। ठीक, और इसके सारे गुण वही होते हैं जो फ्रांसिस टरबाइन के होते हैं। केवल अंतर ये होता है कि इसमें जो फ्लो होता है मूविंग ब्लेड पे वो कैसा होता है, एक्सियल होता है। कैसा होता है, एक्सियल फ्लो होता है। साथ में इसकी जो ब्लेड्स होती हैं, वो क्या होती हैं, एडजस्टेबल होती हैं। कैसी होती हैं, एडजस्टेबल होती हैं। ठीक, तो इसीलिए ये क्या होता है, इसको जिस भी लोड पे चलाना होता है उस लोड के अनुसार इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ये पार्शियल लोड पे भी अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। क्या करती हैं, पार्शियल लोड पर भी बेटर परफॉर्मेंस देती है। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो पार्शियल लोड पर ही बहुत अच्छी होती है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है यदि पार्शियल लोड के लिए सबसे अच्छी टरबाइन कौन सी होती है, तो कैप्लन टरबाइन जो होती है वो पार्शियल लोड के लिए सबसे अच्छी होती है। ठीक, तो ये कैप्लन टरबाइन है। देखिए इसके बाकी सारे गुण, इनलेट ट्राइंगल्स, आउटलेट ट्राइंगल्स, ठीक, इसके डिग्री ऑफ रिएक्शन सब कुछ डिक्टो का डिक्टो किसका होगा, सब कुछ डिक्टो डिक्टो हो जाएगा, फ्रांसिस टरबाइन का ही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात कर लेते हैं रिएक्शन टरबाइन में ही। ठीक, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो मेन है, एक है यूनिट पावर, यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट स्पीड। स्पीड रेशियो, यूनिट स्पीड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यूनिट स्पीड के बारे में। ठीक, देखिए इसमें तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट पावर। ठीक, देखिए ये तीनों क्वांटिटी क्या है, तीनों की डेफिनेशन एक लगभग एक जैसी ही है। यूनिट स्पीड क्या है, यूनिट स्पीड है कि यदि हमको सेम पावर जनरेट करते रहना है तो यूनिट हेड पर उसकी स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी। यूनिट डिस्चार्ज क्या है, यूनिट हेड के लिए हमको सेम पावर जनरेट करने के लिए कितना डिस्चार्ज रखना पड़ेगा। और तीसरा यूनिट पावर है, तो यूनिट हेड उत्पन्न होने पर कितना पावर जनरेट होगा। मतलब तीनों के तीन किस लिए, यूनिट हेड पर, यूनिट हेड के अनुसार कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितना डिस्चार्ज होना चाहिए और कितना पावर होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं कि यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट पावर, ये तीनों के तीनों किसी भी टरबाइन के लिए क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं किसी भी टरबाइन के लिए। ठीक, तो यदि हमको क्या है कि अगर किसी टरबाइन के हेड में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, और उसकी स्पीड मान लीजिए शुरू में उसका हेड H1 है और स्पीड N1 है, बाद में उसका हेड H2 हो जाता है, स्पीड N2 हो जाती है, तो यही फार्मूला बन जाता है √H1/N1 इक्वल टू √H2/N2। इसी प्रकार यदि किसी टरबाइन के लिए इनिशियल में डिस्चार्ज Q1 और हेड H1 है और बाद में डिस्चार्ज Q2 और हेड H2 है, तो यही फार्मूला बन जाता है Q1/√H1 इक्वल टू Q2/√H2। ये हो जाता है। तीसरा, यदि पावर हो तो हम लोग क्या करेंगे, यही बन जाएगा अपन का P1/H1⁵2 इक्वल टू P2/H2⁵2। ये तीनों याद कर लीजिए, तीनों हेड के, इसमें से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी तरह बना देंगे। आप समझिए उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए सीधा सीधा यूनिट, अगर देखिए अगर हेड चेंज हो कर रहे हैं और स्पीड चेंज कर रहे हैं, ठीक, तो इन दोनों से यूनिट स्पीड का फार्मूला लगाइए। अगर डिस्चार्ज चेंज कर रहे हैं और हेड चेंज कर रहे हैं तो इन दोनों से आप क्या कीजिए, सीधे यूनिट डिस्चार्ज का फार्मूला लगाइए। और पावर और हेड चेंज हो रहा है क्वेश्चन में, तो पावर और डिस्चार्ज का, तो यूनिट पावर का फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। अब अगला जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पेसिफिक स्पीड। टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है। ठीक, तो देखिए इसका सीधा सीधा फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। देखिए इन्होंने क्या है, इन तीनों फार्मूलों को एक साथ मिला करके बनाया
है जो हमेशा किसी टरबाइन के लिए फिक्स होगा और इसकी वैल्यू होगी n√p h⁴ 5/4 n√p h⁴ 5/4। ठीक, ये आपका स्पेसिफिक स्पीड इसको कहते हैं ns। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीनों फार्मूलों का एक साथ मिला के बनाया गया है, तो इसको ये फार्मूला है इस स्पेसिफिक स्पीड का, ये ज़रूर पढ़ लीजिए। अब इसके आधार पर इसके विभिन्न प्रकार के कर्व हमको प्राप्त होते हैं, तो आइए हम उन कर्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो पहले मैं कर्व सारे बना देता हूँ। ठीक, पहला जो परफॉर्मेंस कर्व है वो हमने बनाया है यानी यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट स्पीड के बीच में, यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट स्पीड के बीच में। ठीक, तो जो पहला कर्व है ये पेल्टन व्हील के लिए है। किसके लिए है? पेल्टन व्हील के लिए है। ठीक, तो इसमें क्या है देखिए, जैसे जैसे हम लोग गेट ओपन बढ़ाते जाते हैं तो क्या यूनिट डिस्चार्ज बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात, जैसे जैसे गेट खोलेंगे हम लोग टरबाइन के लिए तो ज़्यादा गेट खुलेगा तो ज़्यादा डिस्चार्ज होगा। ठीक, लेकिन साथ ही अगर जैसे जैसे बढ़ता जाता है डिस्चार्ज बढ़ता, साथ ही इसकी यूनिट स्पीड भी बढ़ती जाती है। यही अगर हम लोग रिएक्शन टरबाइन के केस में देखें तो जैसे जैसे हम लोग गेट ओपन करते हैं दो बिहेवियर देखने को मिलते हैं। एक फ्रांसिस टरबाइन का बिहेवियर देखने को मिलता है, दूसरा कैप्लन टरबाइन का बिहेवियर देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग फ्रांसिस टरबाइन का बिहेवियर देखें तो जैसे जैसे हम लोग गेट ओपन करते हैं तो उसमें क्या है, यूनिट डिस्चार्ज की वैल्यू जो उसको रिक्वायर्ड होती है वो घटती जाती है, जबकि इसकी जो यूनिट स्पीड है वो क्या है, बढ़ती ही जा रही होगी। ठीक, लेकिन हम लोग क्या है कि अगर कैप्लन टरबाइन के बारे में देखो, जैसे जैसे गेट ओपन बढ़ता है तो इसका यूनिट डिस्चार्ज बढ़ता है, साथ में इसकी स्पेसिफिक स्पीड भी बढ़ती है, मतलब दोनों बढ़ती। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ये पार्शियल लोड के लिए डिज़ाइन होता है। गेट जैसे ओपन होगा उसी के अनुसार लोड भी होता है। तो क्योंकि ये कैप्लन टरबाइन हमेशा पार्शियल लोड के लिए डिज़ाइन की जा सकती हैं, तो आसानी से हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्लेड को एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए उसकी स्पेसिफिक स्पीड भी बढ़ती है, साथ में उसकी यूनिट डिस्चार्ज ही बढ़ता जाता है। अगला जो कर्व है वो है परफॉर्मेंस कर्व। जो अगला है वो है यूनिट पावर और यूनिट स्पीड के बीच में अगर हम लोग बनाते हैं तो देखो जैसे जैसे हम लोग यूनिट स्पीड बढ़ा रहे हैं तो यूनिट पावर की वैल्यू पहले तो बढ़ रही है, उसके बाद उसकी यूनिट पावर की वैल्यू क्या है, घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि यूनिट स्पीड कहाँ है, यूनिट स्पीड U इक्वल टू जिस जगह पे V/2 हो जाती है उस जगह पे एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमम की ओर बढ़ती है, यानी उस समय पावर हमारा क्या है, पावर जनरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम की ओर बढ़ेगा। लेकिन जैसे फिर उसकी स्पीड उससे ज़्यादा होने लगती है तो उसी जगह पे क्या होता है, इस फिर से उसका पावर घटने लगती है। ये जो कर्व है ये इम्पल्स और रिएक्शन दोनों ही टरबाइनों के लिए सेम होता है, इम्पल्स एंड रिएक्शन। ठीक, इनसे देखिए ये सब कर्व है, ये छोटे छोटे हैं, इन सबको याद कर लीजिएगा कि कब किसका बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इसमें से किसी न कोई कर्व आ जाता है। ठीक, अब तीसरा कर्व जो हम लोग पढ़ेंगे वो एफिशिएंसी और साथ में स्पीड के बीच का बिहेवियर पढ़ेंगे। अब देखिए वही कर्व अगर हमने उसके बीच में बना दिया, ओवरऑल एफिशिएंसी और यूनिट स्पीड के बीच में बनाते हैं तो वो भी हमको लगभग सेम ही मिलता है। क्यों? क्योंकि यूनिट स्पीड की पावर होती, पावर पे ही एफिशिएंसी डिपेंड करती है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि पावर के केस में भी हम लोग को एक ही प्रकार की लगभग बिहेवियर प्राप्त होता है, लेकिन कभी कभी इस बिहेवियर में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अगर हम लोग पेल्टन टरबाइन के केस में देखें तो ये पूरा का पूरा डोम दोनों तरफ क्या हो जाता है, सममित हो जाता है, जबकि यही रिएक्शन टरबाइन के केस में इस तरफ का डोम अधिक बड़ा हो जाता है, जबकि इस तरफ का डोम क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन दोनों के केस में लगभग कर्व क्या है, सेम ही रहता है। तो ये हो गए थे तीन तरह के कर्व जिसके आधार पे हम लोग विभिन्न प्रकार की टरबाइन की कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन करते। हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया है, कैलकुलेट द पावर ऑफ जेट हैविंग डिस्चार्ज एट द रेट ऑफ 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट द हेड ऑफ 25 मीटर। देखिए इसमें क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 20
20 मीटर पर क्यूब पर सेकेंड, जबकि इसी में हेड की वैल्यू क्या दी है 25 मीटर। तो हम जानते हैं कि जब किसी प्रकार के जेट हो या फिर किसी प्रकार के पाइप से फ्लो हो रहा हो तो उस समय पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच। ये पाइप के केस में भी पढ़ सकते हैं हम लोग, इस केस में भी वही होता है। तो रख दीजिए। तो वाटर के लिए रो की वैल्यू कितनी होगी 10⁻³ क्यू की वैल्यू कितनी है 20, जी की वैल्यू 9.81 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 25। आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। किस में आएगा, वाट में आएगा। और आंसर का भी अगर किलो वाट में दिया हुआ है तो उसी के अनुसार इसको कन्वर्ट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ए रिएक्शन टरबाइन इज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ 625 किलोवाट एट द हेड ऑफ 25 मीटर। एक रिएक्शन टरबाइन है जो 625 किलोवाट की पावर 25 मीटर के हेड पर जनरेट कर रही है, और यदि हमको वही हेड 1600 मीटर हो जाए तब कितनी पावर जनरेट होगी। ठीक, तो इसको देखिए, इस प्रकार के सवाल के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें पहले P1 दिया हुआ है कितना, P1 दिया हुआ है 625 किलोवाट, P2 हमको निकालना है। H1 कितना दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है 25 मीटर, और H2 बराबर कितना दिया हुआ है 1600 मीटर दिया है। बहुत सिंपल सवाल है। इसी तरह के सिंपल सवाल अक्सर ही एग्ज़ाम में छोटे छोटे आ जाते हैं, हम लोग देख के डर जाते हैं, फिर सोचते हैं कि ये नहीं बनेगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार के सवाल में क्या है, हमको पावर और हेड के बारे में बात की जा रही है। तो हम क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं यूनिट पावर इक्वल टू क्या होता है, यूनिट पावर PU इक्वल टू क्या होता है, यूनिट पावर इक्वल टू होता है पावर P अपॉन H टू दी पावर 3/2। क्या होता है, पावर P अपॉन H टू दी पावर 3/2। ठीक, इसमें सीधे सीधे हम लोग रख देंगे। तो इसको देखिए ये होता है, तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं कि P1 अपॉन H टू दी 1 टू दी पावर 3/2 इक्वल टू P2 अपॉन H टू दी पावर 3/2। इसमें रख देंगे P1 की वैल्यू कितनी है 625 अपॉन H1 की वैल्यू कितनी है 25 टू दी पावर 3/2 इक्वल टू P2 हम लोग को निकालना ही है, और और H2 की वैल्यू कितनी दी है 1600 टू दी पावर 3/2। इसको हल कर दीजिए तो हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 25 की घात 1/2 कितना जाएगा 5 की घात आ जाएगा 5 की घात 3 बराबर ये जगह P2 निकालना ही है। इस 1600 के 1/2 की घात मतलब कितना हो जाएगा 40 की घात 3। तो हो जाएगा अपना P2 इक्वल टू 625 गुणते 40 डिवाइडेड बाय 5 गुणते 5 हो जाएगा 8 गुणते 8 सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये इसी में, क्योंकि ये किलोवाट में है तो ये भी किलोवाट में ही आंसर आएगा। तो ये इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं जिनको आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये पिछली बार एक बार आया हुआ है। ठीक, मैच द फॉलोइंग थॉमसन टर्बाइन, फॉर्नियरॉन टर्बाइन FORNEYRON फॉर्नियरॉन टर्बाइन, जैनवल टर्बाइन JANVAL टर्बाइन, ठीक, टर्गो इम्पल्स्ड व्हील, ट्यूबुलर एंड बल्ब टर्बाइन। ठीक, इसको मैच करना है आपको टेंजेंशियल फ्लो, इनवर्ड रेडियल, आउटवर्ड रेडियल, एक्सियल फ्लो और टाइडल पावर प्लांट। ठीक, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए इसमें सिर्फ आपको इसका जो आंसर है वो याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर कई बार पूछ लेता है कि ये टरबाइन किस प्रकार की टरबाइन है। तो देखिए जो थॉमसन टरबाइन होती है वो एग्जैक्ट फ्रांसिस टरबाइन तरफ होती है, तो ये भी कैसी होगी इनवर्ड रेडियल हो जाएगी। और फॉर्नियरॉन टरबाइन जो होती है वो आउटवर्ड रेडियल टाइप की होती है। ठीक, और जैनवल टरबाइन जो होती है वो एक्सियल फ्लो होती है। ठीक, और टर्गो इम्पल्स टरबाइन जो होती है वो
टेंजेंशियल फ्लो होती है, और ट्यूबुलर और बल्ब टरबाइन जो होती है वो टाइडल पावर प्लांट में यूज होती है। तो ये एक क्वेश्चन था जो मैंने सोचा आपको बता दूं। अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है रन अवे स्पीड। ठीक, देखिए रन अवे स्पीड क्या होती है। मान लीजिए कोई टरबाइन है जो एक स्पीड n पर घूम रही है, ठीक, और ये क्या है, लगातार पावर जनरेट कर रही है। ठीक, तो ये क्या होगी, एक जनरेटर से कनेक्टेड होगी, और वो जनरेटर पे क्या होगा, लोड होगा, बाह्य लोड। ठीक, तो मान लीजिए क्या है, इस पर लोड होता है, इसके कारण ये टरबाइन की स्पीड को भी ये कंट्रोल करता है। लेकिन यदि एकाएक ये लोड शून्य हो जाए, यानी ये जो लोड है इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, शून्य हो जाए, तो क्या है, टरबाइन की स्पीड बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है और बहुत तेज़ी से टरबाइन घूमने लगती है। ठीक, तो वो जो स्पीड, जिस टरबाइन स्पीड पे वो घूमने लगेगी उसको कहा जाता है रन अवे स्पीड। मतलब यदि इफ़ लोड ऑन द टरबाइन, मतलब जो उसको टरबाइन जनरेट कर रही है पावर, उसको कंज्यूम करने की जो लोड लगा है वो लोड ऑन द टरबाइन बिकम जीरो। अगर जीरो हो जाती है तो इस टरबाइन की स्पीड एक बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। तो उस वक्त जो टरबाइन की स्पीड आती है, उस टरबाइन को स्पीड को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रन अवे स्पीड। क्या होता है, रन अवे स्पीड। ये क्या है, एक मैक्सिमम स्पीड हो सकती है कि जिस पर कोई टरबाइन घूम रही है। इसीलिए कोई भी टरबाइन डिज़ाइन की जाती है तो रन अवे स्पीड पर ही डिज़ाइन की जाती है। टरबाइन किस पर डिज़ाइन की जाती है, हमेशा रन अवे स्पीड पर ही डिज़ाइन की जाती है। तो टरबाइन का डिज़ाइन कैसा होगा, हमेशा ही रन अवे स्पीड पर होगा। तो ये एक याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है व्हाट इज़ द रन अवे स्पीड। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो रन अवे स्पीड क्या है, रन अवे स्पीड इज़ द स्पीड व्हेन द लोड ऑन द टरबाइन बिकम्स जीरो। और दूसरा चीज़ क्या है कि टरबाइन किस लोड स्पीड पर डिज़ाइन की जाती है, तो टरबाइन जो होती है वो रन अवे स्पीड पर डिज़ाइन की जाती है। तो रन अवे स्पीड के समय कंडीशंस क्या क्या होती हैं। रन अवे स्पीड के समय जो कंडीशन होती है, नंबर 1 क्या होता है, गेट फुल ओपन होता है। क्या होता है, गेट फुल ओपन होना चाहिए, मतलब फुल सप्लाई पे वो चल रहा हो। ठीक, और लोड क्या हो जाए, दूसरा के कंडीशन है लोड क्या है, जीरो हो जाए। लोड मतलब उसके सर्किट का लोड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक, तो उस समय जो स्पीड हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, रन अवे स्पीड कहलाएगी। हम लोग पढ़ेंगे वो है कैविटेशन नंबर। देखिए कैविटेशन क्या होता है, यह हमने आपको फर्स्ट टॉपिक में ही बताया था। तो कैविटेशन नंबर फ्लूइड प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने भी पढ़ाया है पहले लेक्चर में ही। तो ये होता है कैविटेशन नंबर को सिग्मा से दर्शाना चाहिए, बराबर होता है P माइनस पी डैश अपन रो वी स्क्वायर अपॉन 2। P क्या है, P एब्सोल्यूट प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब जो फ्लो हो रहा है उसका एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। और P डैश क्या है, P डैश कहलाता है वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। ठीक, और रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक, और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक, ये सीधा सीधा फार्मूला बस याद कर लीजिए, इसी फार्मूले से आते हैं। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर वेपर प्रेशर क्या होता है। यदि किसी कंड्यूट में हम क्लोज्ड कंड्यूट में लिक्विड को क्या है गर्म करें तो क्या होगा, गर्म करने पर उसमें हीट से क्या होगा, द्रव के पर सतह पर भाप बनने लगेगी, और ये भाप क्या है, जो खाली जगह है वहाँ जा कर के एकत्रित हो जाएगी। जब यहाँ एकत्रित हो जाएगी तो उस वेपर के कारण द्रव की सतह पर एक बल लगने लगेगा या एक प्रेशर लगने लगेगा। उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग क्या है कि एक निश्चित प्रेशर के लिए, फॉर ए डिटरमाइंड प्रेशर, हर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर भी होता है। मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि एक बार अगर प्रेशर हो, प्रेशर क्या हो, एक बार हो, ठीक, तो उस समय क्या होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है या क्वथनांक होता है। यदि हम ये प्रेशर को बढ़ा दें, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है तो टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर भी क्या है, बढ़ता जाता है। जैसे प्रेशर अगर 2 बार है तो बॉइलिंग टेम्परेचर 100 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, जैसे प्रेशर बढ़ा देंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा,
टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक निश्चित टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग एक निश्चित प्रेशर होता है जिस पर उसका क्वथनांक होता है। ठीक, तो देखिए क्या करना पड़ता है, अगर हम किसी तरह से, जैसे अभी नॉर्मली क्या होता है, एक निश्चित प्रेशर पे हम गर्म करते हैं, निश्चित टेम्परेचर जाने पर वो बॉयल होने लगा। उसी प्रकार यदि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख के उसका प्रेशर लगातार मतलब चेंज करते रहें, यानी या तो अधिक है तो कम करते रहें और कम है तो अधिक करते रहें, तो एक ऐसा प्रेशर आएगा, ठीक, मतलब जिस पर उस टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग वो बॉयल होने लगेगा, तो वो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर कहलाता है। उसी प्रकार टेम्परेचर, प्रत्येक टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट प्रेशर होता है जो कि क्या कहलाता है, उसको सैचुरेशन प्रेशर कहलाता है। अब सपोज मान लीजिए किसी फ्लो में, किसी पाइप में फ्लो हो रहा है और उस फ्लो में लगातार लिक्विड बह रहा है, ठीक, तो उसका क्या है, करस्पॉन्डिंग क्या है, एक टेम्परेचर निश्चित है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अब ये किसी ऐसे कंड्यूट में बह रहा है जिसका एरिया लगातार बढ़ रहा हो, ठीक, तो क्या है, इसमें प्रेशर क्या है, लगातार घटता जाएगा। सॉरी, कंड्यूट में अगर इस तरह से एक्सपेंड होता जाएगा, ठीक, तो सेम वॉल्यूम के लिए क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू इसमें लगातार घटती जाएगी। ठीक, जैसे जैसे प्रेशर इसमें घटता जाएगा तो एक प्रेशर ऐसा आएगा कि इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग हमको सैचुरेशन प्रेशर पर वो लिक्विड पहुंच जाएगा, और जैसे वो सैचुरेशन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग पहुंचेगा तो उस वेपर क्या हो जाएगा, बन जाएगा वाष्प बन जाएगा, वो वेपर बन जाएगा, वो लिक्विड। और जब वेपर बन जाएगा तो क्यों, क्योंकि वो पूरा तरह से लिक्विड से घिरा हुआ है तो एक बबल फॉर्म में उसके अंदर घूमने लगेगा। लेकिन आसपास का जो लिक्विड है उस बबल के ऊपर लगातार प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे, जिसके कारण ये बस्ट हो जाएगा। जब बस्ट होगा तो प्रेशर वेव्स जनरेट होंगी, और ये प्रेशर वेव्स क्या है, उसके अंदर मूवमेंट करने लगेंगी। तो जो कंड्यूट है या जो भी सतह है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी सतह से टकराएंगे और उस बल के कारण इस सतह से थोड़ा सी मात्रा में या फिर क्या होगा, थोड़ी सी मात्रा में उसमें से मटेरियल निकल जाएगा। ठीक, जैसे ये सतह है, इस पर प्रेशर वेव टकराएंगे, थोड़ा सा खुरच देंगे, थोड़ा सा मटेरियल उसमें निकाल लेंगे, तो ये जो अवस्था कहलाती है इसी को कहा जाता है पिटिंग। मतलब उसमें छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, और इस गड्ढे को ही क्या कहा जाता है, कि इस गड्ढे वाली जो फिनोमिना इसी को कहा जाता है कैविटेशन। तो कैविटेशन का कारण क्या है, कैविटेशन का कारण होता है वेपर प्रेशर। ठीक, कैविटेशन का कारण क्या होता है, वेपर प्रेशर। तो इसी का ऐसा एक कैविटेशन नंबर दिया गया है, सिग्मा इक्वल टू पी माइनस पी डैश अपॉन रो वी स्क्वायर बाई 2। तो ये हम लोग को टरबाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दो जगह इंपॉर्टेंट होता है। नंबर एक, जब टरबाइन का आउटलेट है, क्यों, टरबाइन के आउटलेट पे क्या होता है, टरबाइन के आउटलेट पे प्रेशर कम होता है। ठीक, और दूसरा जो हाँ इंपॉर्टेंट होता है वो पंप का इनलेट होता है, पंप के इनलेट पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ठीक, नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे हाइड्रोलिक पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप तभी तैयारी जारी रखिए, क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्व करिए। ठीक, तैयारी बनाए रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।